असम के चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक के बाद एक चुनावी रैलियां करते हुए प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। प्रियंका की चुनावी रणनीति की सबसे खास बात यह है कि इस दौरान वो धार्मिक स्थलों का दौरा भी कर रही है और इसी सिलसिले में प्रियंका गांधी शंकरदेव गुरुजरा की जन्मस्थली बोरदोबा धाम पहुंची। असम के सबसे बड़े संत माने जाने वाले शंकरदेव का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहां पहुंचकर प्रियंका गांधी लोगों से मिली और उनके साथ समय व्यतीत किया। इससे पहले भी प्रियंका असम के कई जाने माने मंदिरों में जा चुकी हैं। चाय बागान से लेकर मजदूरों के घरों तक पहुंची हैं और आम लोगों से लगातार वो कनेक्ट कर रही है। इसके साथ ही प्रियंका बीजेपी पर भी हमलावर है। असम के गोलाघाट में रैली करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की तुलना शकुनी और धृतराष्ट्र से की। साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला बोला। जो नेता है वो सिंडिकेट चला रहे हैं। सच्चाई ये है, असम भाजपा के दो गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में भी एक शकुनी मामा समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। दोनों ने असमिया जनता को धोखा दिया। असम के भाजपा के नेता आपके पास नहीं आए। उन्होंने आप पर पुलिस चलाई, आपको लाठी मारी, आपको पीटा गया, 5 लोग शहीद भी हुए। इतना बड़ा धोखा किया आपके साथ। दूसरे नेता जो शकुनी मामा की तरह भ्रष्टाचार और एक ऐसी राजनीति को चलाते हैं जो सिर्फ जनता का धोखा करती है। जब सत्ताधारी पार्टी ही माफियाओं द्वारा बंधक है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के कारोबारियों की क्या हालत होगी। जिन लोगों ने असम के लिए अपना जीवन दिया, समर्पित रहे, उन नेताओं के बारे में भी भाजपा ने सिर्फ आलोचना की, सिर्फ गलत बातें करके अपमान किया। असम के चुनाव में आरजेडी भी ताल ठोक रही है। तिनसुकिया से उम्मीदवार हीरा देवी चौहान के लिए तेजस्वी यादव ने प्रचार किया। तेजस्वी जी, आपका स्वागत है असम में, क्या कहेंगे? नहीं, अभी असम आए हैं चुनाव के लिए और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ जो अपना गठबंधन है कांग्रेस और अन्य दलों से, हमारी जीत पक्का होगी निश्चित रूप से। लोगों को तो बीजेपी ने ठगा है, लोगों को तो बीजेपी के लोगों ने ठगा है। डबल इंजन की सरकार है असम में। असम के लिए क्या किया? रोजगार के मसलों पर, महंगाई के मसलों पर, किसानों के मसलों पर क्या किया बीजेपी के लोग? और वहीं असम के डिब्रूगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की और कांग्रेस पर जमकर बरसे। असम में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। पार्टी के बड़े नेता लगातार राज्य के दौरे पर हैं और रैली करते हुए नड्डा ने राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। लंबे समय तक कांग्रेस ने यहां विकास के पहिए को रोक दिया। लंबे समय से यहां काम जो विकास के होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे और इस तरीके से विकास को एक गहरी चोट पहुंचाई थी। और कांग्रेस का दोहरा चरित्र हम सबको देखने को मिलता है, ये हम ध्यान में रखें। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्वार्थ की राजनीति, अवसरवादी की राजनीति, ये कांग्रेस का लक्ष्य रहा। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, एक ही समय में चुनाव हो रहा है। केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। वहीं असम के धेमाजी में अमित शाह ने भी हुंकार भरी। साफ कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई तो घुसपैठ बढ़ जाएगी। 5 साल पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। किस प्रकार का आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों तक कर्फ्यू था, आतंकवाद ने अपनी सीमाएं लांघ दी थी। सारे आतंकवादी आतंकवाद का नंगा नाच खेल रहे थे और आसाम में विकास का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं।
जब कांग्रेस आती है अशांति आती है और भाजपा आती है विकास आता है। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। राहुल गांधी आए थे। मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं, एक और आप असम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ जानते हो ना, ये आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो। कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई, बताओ तो। देश में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर से माथे पर शिकन ला दी, क्योंकि पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के केस में 67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 से 21 मार्च के बीच देश में 2,60,561 मामले सामने आए। 11 फरवरी को देश में 1,33,000 एक्टिव केस थे, जो रविवार को बढ़कर 3,31,000 हो गए। बीते 24 घंटे में 47,009 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 213 लोगों की मौत हुई। अकेले महाराष्ट्र में ही 30,535 मरीज मिले हैं, जो राज्य में कोरोना के दौर में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आज ही के दिन 1 साल पहले देश में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था, कोरोना को मात देने के लिए। उसके बाद लंबा लॉकडाउन भी रहा। पिछले 1 साल से देश कोरोना से मुश्किल जंग लड़ रहा है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के हालात हैं, ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। 22 मार्च 2021 तस्वीर एक बार फिर से बदलने लगी है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। यही वजह है कि जो चेहरा आपको नजर आएगा यहाँ पर, वो मास्क से ढका हुआ होगा, क्योंकि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें इस बात की वजह भी माना जा रहा है कि उनकी वजह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे ये देखिए आप सामने, ये आप मास्क ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं? नाक में थोड़ा पानी सा रहता है। इसी तरीके के बहाने आपको सुनने के लिए मिलेंगे, और यही लोग जिम्मेदार हैं कि 1 साल बाद फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखते होंगे जो मास्क लगा के मास्क नहीं लगाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं मास्क नहीं लगाते हैं। मास्क को लगा के रखना चाहिए सर, जिससे कोरोना ना बढ़े। ऐसे जागरूक लोगों की भी जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिनेश मिश्रा है। हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं मुंबई के मशहूर मनीष मार्केट। जो मनीष मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बड़ी दुकान है, क्रॉफर्ड मार्केट के पास स्थित है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो पिछले 1 साल पहले अगर तस्वीरें देखें आप, तो पूरा मार्केट बंद था, यानी पूरा इलाका पूरा देश ही बंद था। और यहाँ पर इस वक्त अब तमाम लोग आ रहे हैं और वह शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोविड के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सबके चेहरे पर मास्क है। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया है। जो भी आ रहे हैं उन लोगों को उनका जो टेम्परेचर होता है वो चेक करने के बाद उन लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। इसी व्यवस्था की गई है। रफ्तार काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लॉकडाउन की शुरुआत की थी, और आप देख सकते हैं कि ठीक 1 साल बाद क्या लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग नियमों को फॉलो कर रहे हैं, जो सरकार ने गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, और बिना मास्क के वो बाजारों में नहीं घूम रहे हैं। और उस वक्त की जो तस्वीर थी, इसी हाईवे के ऊपर एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। दूर दूर तक जो अब गाड़ियों से भरा हुआ ये हाईवे नजर आ रहा है, फर्राटे भरती हुई ये गाड़ियां यहाँ नजर आ रही हैं। उस वक्त बिल्कुल खाली और सुनसान ये रोड नजर आ रहा था, मानो कोई क्रिकेट का ग्राउंड हो। लेकिन अब फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, 1 साल तक पूरे जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया, और उसके बाद जनवरी 2021 में जब वैक्सीन आई तो एक उम्मीद जगी कि अब कोरोना को मात आसानी से दी जा सकेगी। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं।
का दूसरा फेज आने के बाद लगातार उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, 24 घंटे में राजधानी जयपुर में 86 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और प्रदेश में 476 केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से लगातार अपील की जा रही थी, लेकिन वैक्सीन आने के बाद जिस तरह लोग लापरवाह हो गए थे, इसी का कारण है कि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से अब 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रशासन की ओर से सख्ती भी दिखाई जा रही है, पुलिस प्रशासन की ओर से चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन आम जनता अभी भी जागरूक नहीं दिख रही है, जिसके चलते लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजस्थान सरकार, राजस्थान के जनप्रतिनिधि, मंत्री लगातार लोगों से अपने अपने क्षेत्रों में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आम जनता अभी भी जागरूक नहीं दिख रही है। परकोटे की अगर बात करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अभी लोग एकजुट होकर खड़े हैं। हालांकि धारा 144 बढ़ा दी गई है, लेकिन इसका असर भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड-19 का पहला टीका लगवा लिया है। ओवैसी ने न सिर्फ वैक्सीन लगवाई, बल्कि दूसरों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। ट्वीट करके लिखा कि टीकाकरण आपको कोविड से सुरक्षा में मदद करता है और बाकियों के लिए खतरा भी कम होता है। जो लोग टीकाकरण के लिए योग्य हैं, वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। हालांकि उन्होंने जानकारी नहीं दी कि उन्हें कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई है या फिर कोवैक्सीन। दिलचस्प बात यह है कि जब पीएम मोदी ने वैक्सीन ली थी, तो ओवैसी ने कोवैक्सीन पर सरकार से सफाई मांगी थी। शील्ड का वैक्सीन मैं और हमारे वाइफ लिए हैं और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जो जिसको वैक्सीन लेना है, उन सब से मेरी गुजारिश है, अपील है कि आप फ़ौरन वैक्सीन लीजिए, क्योंकि आपकी जान बचाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतों में, बड़े बड़े शहरों में दोबारा कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो फ़ौरन जाकर अपने वैक्सीनेशन ले। इस बीच केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों वैक्सीन के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी कि 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब ये अंतर 4 से 8 हफ्ते यानी कि 28 से 56 दिन का होगा। नया नियम केवल कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। देसी वैक्सीन यानी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है। फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोंसले के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। धनुष को भी तमिल फिल्म असुरम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के हिस्से आया है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मणिकर्णिका और पंगा फिल्म में अपने अभिनय के लिए कंगना रनौत को दिया गया। बेस्ट एक्टर के अवार्ड से मनोज वाजपेयी फिल्म भोंसले में उनकी अदाकारी के लिए उनको नवाजा गया और असुरन जो तमिल फिल्म है उसमें अपनी एक्टिंग के जलवा दिखाने के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। पुरस्कार अनाउंस हुए हैं जिसमें मुझे मणिकर्णिका और फिल्म पंगा के लिए पुरस्कार मिला है। तो मणिकर्णिका मैंने डायरेक्ट भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राइटर्स विजेंद्र सर, प्रसून सर जी का, म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर, एहसान, लोए जी, हमारे प्रोड्यूसर कमल जैन जी, मिस्टर पुनीत गोयंखा जी, जिन्होंने हमारा इतना ज़्यादा सहयोग दिया। पूरी मेरी टीम, संची जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया, अंबर जिन्होंने पोस्ट किया, प्राइम फोकस से नीरज, साउंड डिजाइनर निहार सर, अंकिता, ऑल द स्टार कास्ट, डैनी सर, देयर आर सो मेनी पीपल। मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझे कोई याद नहीं आ रहे हो इस वक्त। हमारे एडिटर रामेश्वर जी, इन लोगों ने इतना सहयोग दिया मेरा और इतनी सहायता की कि मैं इनके लिए हमेशा आभारी रहूंगी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखा है जिसमें सचिन वाजे मामले को संसद में आवाज उन्होंने उठाई। तो शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें लोकसभा लॉबी में उन्हें धमकी दी है कि उन्हें जेल में डलवा दिया जाएगा।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा लॉबी में ये धमकी दी है। ये नवनीत कौर राणा, जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है और इस आरोप के साथ ही उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें अपने साथ हुए इस वाकये का जिक्र करते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नवनीत कौर राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं और इस मुद्दे को लेकर, परमवीर मामले को लेकर लोकसभा में काफी मुखरता से अपनी बात रखी थी, जिसके बाद उनका आरोप है कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उनको लोकसभा की लॉबी में धमकाया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज होने वाला है और आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा होगा वो ये है कि हवा का रुख किस तरफ है। बंगाल और असम ये 2 राज्य हैं जहां लड़ाई सबसे ज्यादा दिलचस्प है। इन दोनों राज्यों में किसकी बढ़त इस बार है, किसको मात मिल सकती है, इसको लेकर यकीनन कई ओपिनियन पोल आपने देखे होंगे, लेकिन इंडिया न्यूज जन की बात के साथ मिलकर एक ऐसा ओपिनियन पोल लेकर आ रहा है जो सबसे बड़े सैंपल साइज का ओपिनियन पोल है। सबसे बड़ा सैंपल साइज मतलब सबसे बड़ी आबादी तक पहुंच, सबसे ज्यादा लोगों की राय, सबसे ज्यादा मतदाताओं की रायशुमारी, यानी कि सबसे विश्वसनीय और सबसे सच्चा ओपिनियन पोल है। और इसी के साथ आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप